This conference will now be recorded. हाँ जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है डिस्कस हाउ अबव इशू शुड बी डील इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर इन अकॉर्डिंग विद आईएफआरएस। सवाल ये है कि आपने आईएफआरएस के तहत जो ऊपर सिचुएशन गिवन है उनके आंसर्स को किस तरह से दें। अब आपने रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद लिखा हुआ है जनाब, यू हैव रिसेंटली ज्वाइन एज द फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ सीएल while review the draft financial statement for the year ended prepared by the junior accountant, you have noted the following। ये डिफरेंट सिचुएशन है, 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशंस के बारे में अलग अलग से बताना है कि उसने सही किए ट्रीटमेंट या गलत किया। पहली सिचुएशन 6 मार्क्स की है और अगर आप पढ़ना शुरू करो लिखा हुआ है कि इन जनवरी 2020 गवर्नमेंट allotted an industrial plot to CL at a prime location subject to condition that CL will establish a factory. CL constructed the factory building which was available for use on 1st October 2020. Due to delay in the recruitment of key factory employees, the production activities will commence. Production activity start हो रही हैं 1st March 21। ये सिचुएशन है। ये आपने ये नहीं देखना कि जूनियर अकाउंटेंट ने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी ये सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि आपको गवर्नमेंट ने एक प्लॉट दिया है, एक लैंड दी है, किस पर्पस के लिए कि वहां पर आप बिल्डिंग बना ले, फैक्ट्री बिल्डिंग। ये सवाल हमने प्रैक्टिकली भी सवाल आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें वो लैंड दे देता है, हम उसको अमोर्टाइज करते हैं, उसकी गवर्नमेंट ग्रांट। ये वही सवाल है। आपको पता है अगर जब भी हमें गवर्नमेंट ग्रांट कोई नॉन कैश आइटम में मिले तो हम उसको कौन सी वैल्यू लेते हैं? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। उसके बाद जब बिल्डिंग अवेलेबल फॉर यूज थी, वो कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर 2020। और कमर्शियल प्रोडक्शन या एक्टिविटी कब स्टार्ट की? 15 मार्च को। तो अब डेप्रिसिएशन कब से लेना स्टार्ट करेंगे? अवेलेबल फॉर यूज, मतलब के 1 अक्टूबर 2020। अब अकाउंटेंट ने क्या किया? जो जूनियर अकाउंटेंट है उसने क्या किया? The accountant has not recorded the land as it was given free of cost. अकाउंटेंट ने वो लैंड रिकॉर्ड ही नहीं की। वजह क्या थी? वो कहता है कि जनाब क्योंकि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। हालांकि अगर हम ओरिजिनल सिचुएशन देखें, जब भी हमें लैंड मिली होगी हम लैंड को डेबिट करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट करेंगे। यही सिचुएशन है। कौन सी वैल्यू पे? फेयर मार्केट वैल्यू पे। ये हमारा चला जाएगा नॉन करंट एसेट के अंदर और इसको हम अमोर्टाइज करेंगे ओवर द लाइफ ऑफ बिल्डिंग। या दूसरी ऑप्शन ये भी है कि हम डायरेक्टली डिडक्ट कर दें। लेकिन जूनियर अकाउंटेंट ने लैंड को रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये गलती हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, while the factory building is still appearing in the capital work in progress, वो कहता है कि will commence on 31st March। कहता है कि उसने उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखे रखा जब तक के प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। हालांकि करना क्या था, जब अवेलेबल फॉर यूज थी उसको वर्क इन प्रोग्रेस से निकाल के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाना था और साथ उसको डेप्रिशिएट भी करना था। ये सिचुएशन क्लियर हो गया। सिचुएशन ये थी कि एक हमें लैंड मिली गवर्नमेंट ग्रांट, उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी थी जिसमें काम कंप्लीट हो गया था अक्टूबर के अंदर। क्योंकि
उसने अपने अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की तो उसने उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में रखा, हालांकि हमें पता है कि उसको कहां पर लेकर जाना चाहिए था, पीपी के। जो उसने गलत किया वो हम बता दें कि ये गलत है, हम इसकी सही ट्रीटमेंट भी बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको किस तरह से डील करना था। तो इसका आंसर लिखने का तरीकाकार क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये जो अकाउंटेंट ने लिखी है ना, पहली बात ये लिखेंगे कि उसने जो लिखा है ना कि लैंड को ना रिकॉग्नाइज करके, ये गलत है। तो इसके 6 नंबर पूरे करने के लिए, क्योंकि उसने कहा था कि आपने सिर्फ इसको डिस्कस करना है, कोई एंट्री वगैरह पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लोग एंट्री पास कर दो तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसको स्टेटमेंट में लिख दोगे तो डिस्कस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमने लिखनी है वो लिखना है कि जो अकाउंटेंट ने किया है, जूनियर अकाउंटेंट ने क्या किया है, लैंड नॉट रिकॉर्डेड इज इनकरेक्ट। लैंड को ना रिकॉर्ड करना इनकरेक्ट है। दूसरी बात लिखेंगे, लैंड इज नॉन कैश आइटम ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। which will be recorded at its fair market value। लैंड क्योंकि नॉन कैश आइटम है गवर्नमेंट ग्रांट में, और गवर्नमेंट ग्रांट में लिखा हुआ है कि अगर कोई नॉन कैश आइटम में गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो हमने उसको रिकॉग्नाइज करना होता है एट इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। दूसरी बात लिखेंगे कि जो करना होता है वही हमने लिखना है। गवर्नमेंट ग्रांट ब्रैकेट में लिख देते हैं कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, गवर्नमेंट ग्रांट जो कि लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू है, या आप उसको डायरेक्टली डिडक्ट कर दोगे या दूसरी ऑप्शन क्या है, सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर दोगे। इस सवाल के अंदर हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि किसी जगह अगर उसने ये ऑप्शन दी है, लास्ट में उसमें एक वैसे लिखा हुआ है, द अकाउंटेंट पॉलिसी कैरिंग लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेयर एवर परमिटेड बाय IFRS। ये तो मुझे लगता है उसने गवर्नमेंट यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में हिंट दिया है, अदरवाइज इसमें उसने इसके ऑप्शन के बारे में नहीं बताया कि डायरेक्टली डिडक्ट करना है या सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। तो आप चाहो तो दोनों लिख दो कि देयर आर टू वेज टू डील विद गवर्नमेंट ग्रांट, डायरेक्टली डिडक्शन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग या सेपरेटली रिकॉग्नाइज। तो हम यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट की दोनों ऑप्शन लिखेंगे, एक वेदर directly deduct from cost of factory building या सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे एज deferred liability income liability के अंदर and amortize over useful life of factory building। कोई भी खुद से कुछ नहीं लिख रहे हम। पहला पॉइंट लिखा कि उसने जो लैंड को फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दिया, लैंड को रिकॉग्नाइज किया, वो गलत है। फिर हमने लिखा लैंड को किस पे लिखना चाहिए था,
फेयर मार्केट वैल्यू पे, और बाद में दूसरी ऑप्शन भी बता दी। तीसरी बात आपने बतानी है कि जनाब उसने जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में स्टिल लिखा हुआ है, जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज था वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं रहा, बल्कि वो क्या बन गया था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो लिखेंगे फिर एज एसेट अवेलेबल फॉर यूज, ट्रांसफर किस में कर जाना चाहिए था, ट्रांसफर टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड आल्सो depreciated at that date। जिस दिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज था उसी दिन उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफर करना था, और उसको उसी डेट से डेप्रिशिएट करना भी स्टार्ट कर देना। तो उसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखा रहना भी गलत है। तो ये बातें हमने उसको लिखकर, ये 6 नंबर का सवाल था, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो चीजें लिखनी थी जो इस सिचुएशन में होनी चाहिए थी। डन होगी बात। चले जनाब, आप अपना सॉल्यूशन भी देखें और साथ क्वेश्चन को देखें। पॉइंट नंबर 2 5 नंबर का, पॉइंट नंबर पे 2 पे है, और आप देखें कि अगर थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से अगर आप तैयारी करके जाओ ना इन नॉन करंट एसेट्स के, इसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं काम होता, लेकिन वो इस दफा, बल्कि अब हर दफा वो हर टॉपिक को टच जरूर करेगा, या मिक्स सवाल दे देगा या फिर एक ही सवाल के अंदर सारी सिचुएशन पूछ लेगा। अब सेकंड पॉइंट देखें जरा, ये भी इंटरेस्टिंग है। CL acquired 3 stories building on 1st March 2020। हम भी 31 दिसंबर 2020 पे हैं। CL acquired a 3-story building 1st March 2020। CL uses the ground floor for its marketing department। कहता है जो लास्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। Remaining 2 floors were in excess of CL's need and therefore were rented out। कहता है बाकी उसने रेंट पे दे दिया। इसका मतलब है टोटल 3 स्टोरीज है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल है आधा। अब अगर 2 बातें, अब टोटल 3 है, इसका मतलब है जो एक बिल्डिंग है या एक स्टोरी है वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। ऐसा तो नहीं है ना कि 80 फ्लोर्स है या 80 रूम्स हैं जिसमें से 70 रूम्स रेंटेड आउट है, 10 रूम्स रेंटेड आउट नहीं है। इसमें प्रॉपरली एक फ्लोर क्या है, सिग्निफिकेंट पार्ट है। और आपको पता है अगर किसी भी स्टैंडर्ड में सिग्निफिकेंट पार्ट आएगा तो उसी स्टैंडर्ड में रहेगा। अब वो कहता है एक फ्लोर आप इस्तेमाल कर रहे हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए और बाकी 2 फ्लोर किस में इस्तेमाल कर रहे हो, रेंट आउट। इसका मतलब है 2 फ्लोर को आप रखोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर और एक फ्लोर को रख दोगे पीपी के अंदर, IAS 16 के अंदर। IAS 16 के 2 मॉडल होते हैं, या रिवैल्यूएशन मॉडल या, और IAS 40 के 2 मॉडल होते हैं, कॉस्ट मॉडल या। अब जूनियर अकाउंटेंट ने क्या किया वो हम देख लें। वो कहता है द फर्स्ट फ्लोर वाज रेंटेड आउट। ये भी जरा इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट फ्लोर वाज रेंटेड आउट ऑन 1st June 2020 and the second floor was rented out on 1st December 2020। एक बात याद रखें, अगर आपकी जो फ्लोर है वो खाली पड़े हैं लेकिन आपका प्लान है कि आपने उसको रेंट पे ही देना है, तो वो खाली पड़े हैं तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, रेंट पे चले गए तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब उसने जानबूझ के चक्कर देने की कोशिश की है कि जनाब पहली जो स्टोरी फ्लोर है वो इस डेट को रेंट आउट हुआ है, तो शायद हम गलती कर जाएं कि पहले पीपीई में लिख दें बाद में उसको, क्योंकि उसका पहले शुरू से यही प्लान था कि 2 फ्लोर उसने रेंट पे देने हैं और एक फ्लोर उसने अपने इस्तेमाल में रखना है। तो जो अपने इस्तेमाल में रखेगा वो IAS 16 हो जाएगा और जो 2 फ्लोर रेंट पे देने हैं वो IAS 40। The first floor was rented out on 1st June 2020 and the second floor rented out 1st December
अब अकाउंटेंट ने क्या किया, द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डिंग द बिल्डिंग एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसने पूरी की पूरी बिल्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिख दी। द डेप्रिसिएशन ऑन ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर हैज बीन कंप्यूटेड फ्रॉम 1 मार्च, 1 जून, 1 दिसंबर रिस्पेक्टिव, और उसने डेप्रिसिएशन भी लेने का कमाल तरीका इस्तेमाल किया कि जो जिस टाइम से इस्तेमाल हो रहा है उस दिन से। हालांकि अगर डेप्रिसिएशन लेनी है तो अवेलेबल फॉर, वो उसने क्या किया, 1 मार्च को, फर्स्ट जब वो दूसरे रेंट पे गया तब डेप्रिशिएट करना शुरू किया। तो सब कुछ ही गलत। अब हमने ठीक लिखना है तो पहले तो उसको गलत कह देना। दूसरा पार्ट, सबसे पहले हम लिखेंगे रिकॉर्ड होल्ड बिल्डिंग एज record hold building as property plant and equipment is not correct या is incorrect। पहली बात उसकी गलत लिखेंगे, फिर उसको उसकी सही बात क्या होगी, ग्राउंड फ्लोर recorded as property plant and equipment because it is used for, किस पर्पस के लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रहा है। ऑन यूज क्या रहते हैं, फॉर ऑन पर्पस, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर recorded as investment property। अगर आप ये भी लिख दो तो कोई इशू नहीं है, एज पर IAS 40। फिर उसकी करेक्ट ट्रीटमेंट बताएंगे कि जनाब जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो भी गलत है। ठीक है, रेंट पे वो जब मर्जी दे, डिपेंड करता है कि उसने अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए दो मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल या, और अगर कॉस्ट मॉडल है तो अवेलेबल फॉर यूज से डेप्रिशिएट करना शुरू कर देगा, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है तो फिर तो डेप्रिशिएशन लेगा ही नहीं। और जो पीपी है उसको वो डेप्रिशिएट उसने सही किया, 1 मार्च से करना शुरू कर दिया, वो उसमें कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने ट्रीटमेंट लिखनी है, देयर आर टू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बल्कि उसने खुद कहा है कि जहां पॉसिबल है आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रखें। सवाल के एंड पे अगर पढ़े ना, उसने खुद कहा है, उसने मॉडल बताया हुआ है। यहां पर देखें, उसने इसमें हमने दो मॉडल बताने की भी जरूरत नहीं है। कहता है द अकाउंटिंग पॉलिसी कैरी लैंड एंड बिल्डिंग एट फेयर वैल्यू वेयर एवर परमिटेड। कहता है जहां पर परमिशन है वहां पर आप उसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे। तो यहां पर ये बात लिखने की भी जरूरत नहीं है कि दो मॉडल होते हैं। हम लिखेंगे फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर recognize as its fair value of year end। Under fair value depreciation will not be charged।
IAS 40 के अंदर उसने कहा कि फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है, उसने इसकी डेप्रिसिएशन दोनों फ्लोर की ली है, तो वो भी हमने नहीं लेनी। उसे कहना है कि जनाब उसने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना है और फेयर मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। और एक बात और लिखेंगे कि उसने जो रेंट रिकॉग्नाइज नहीं किया, रेंट विल बी, अब ये भी लिखेंगे चेंज इन फेयर वैल्यू चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो फेयर वैल्यू के अंदर चेंज आता है, यानी जैसे फेयर वैल्यू ओपनिंग से क्लोजिंग पे पहुंचते हैं या ईयर एंड पर पहुंचते हैं, जो चेंज आएगा, बढ़ गई तो फेयर वैल्यू गेन, कम होगी तो फेयर वैल्यू। और भी ढेर सारी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन हमने बस उतनी लिखनी है कि नंबर 5 मिल जाए। इसमें तो बंदा ये भी लिख सकता है कि जनाब जो उसने रेंट है उसको इनकम में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जो पहली बिल्डिंग है उसको जिस डेट से रेंट पे दिया, बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड में मेन बातें हैं ना, जो उसने फॉलो नहीं की, वो हमने लिख दी। जानने की बात। चले जनाब लास्ट 5 मार्क्स पे आ जाए, ये भी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को अगर आइडिया होगा कि हमने ये IAS 40, 36 और 20 वो भी इसी लेवल का ही पढ़ा है, कि इसी तरह की स्टेटमेंट ही थी, उसके कोई बहुत बड़े सवाल नहीं होते पेपर में। हमने तो उसके एक्सट्रैक्ट भी ढेर सारे पढ़े थे, लेकिन एक्सट्रैक्ट में भी सवाल आ जाता होता है। हाँ जी, आ जाए जरा। CL इज कंस्ट्रक्टिंग अ पावर जनरेशन प्लांट फॉर इट्स फैक्ट्री। CL ने पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट किया अपनी फैक्ट्री के लिए। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड ऑन 1 Feb 2020, वुड बी कंप्लीटेड ऑन 30 November 21। इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में ये कंप्लीट नहीं हो रहा, 2020 में ये कंप्लीट, द वर्क रिमेन्ड सस्पेंडेड फॉर 3 months। और जैसे सस्पेंशन पीरियड की बात होती है, हमें फौरन पता चल जाता है ये IAS 23 का कोई जिक्र होने लगा। द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड थ्रू लॉन्ग टर्म लोन एक्वायर्ड स्पेसिफिकली ऑन January 1, 2020। स्पेसिफिक लोन से बना रहे हो, स्पेसिफिक लोन से बना रहे हो तो क्या तरीकाकार होता है? स्पेसिफिक लोन से बना रहे हैं तो क्या तरीकाकार होता है? जब पेमेंट स्टार्ट करेंगे या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, उस दिन से लोन का जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा, और जितना सस्पेंशन पीरियड है वो इग्नोर कर देंगे। सेम फिर उसकी जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आती है वो नेट कर देंगे, लेकिन उसका भी सस्पेंशन पीरियड इग्नोर नहीं करते, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटलाइज नहीं करते। आगे पढ़ते हैं वो कर क्या रहा है। द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ लोन इज केप्ट इन अ सेपरेट सेविंग अकाउंट। ये है सिचुएशन। अब वो कमाल किसका बताएगा? जो अकाउंटेंट ने किया। द अकाउंटेंट हैज डिडक्ट इनकम फ्रॉम सेपरेट सेविंग अकाउंट फ्रॉम फुल ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। कहता है उसने सारे के सारी जो सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट है ना, सारा डिडक्ट कर दिया। क्या सारा डिडक्ट करना था या सिर्फ जो अदर देन सस्पेंशन पीरियड वाला था? जो सस्पेंशन पीरियड आता है उसको तो हम इग्नोर कर देते हैं। आगे कहता है एंड प्रेजेंटेड नेट अमाउंट एज फाइनेंस कॉस्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले उसने पूरे साल के जो इनकम है वो नेट की, फिर जो नेट करके आया चलो वो मेहरबानी करके लिख देता, अगर कैपिटलाइज कर देता तो चलो कुछ तसल्ली हो जाती। वो भी सारी अमाउंट फाइनेंस कॉस्ट किधर लिख दी? प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमने ये सिचुएशन बतानी है कि उसने कुछ भी ठीक नहीं किया, उसने कुछ भी ठीक नहीं किया ना। वो उसने हालांकि जितना स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट आ रहा था वो कैपिटलाइज करना था, नेट कर देना था टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को। ठीक होगी बात? अभी तो उसने ये नहीं लिखा कि साल के एंड में उसने जो इंटरेस्ट है या जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसके साथ क्या किया। तो जो उसने कुछ नहीं किया हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। चले जनाब, पहले लिख देते हैं कि उसने इनकरेक्ट काम क्या किया।
सबसे पहले हम लिखेंगे जो पावर जनरेशन प्लांट है ना, उसके बारे में लिख देते हैं कि वो क्या है। पावर जनरेशन प्लांट meet conditions of qualifying acid। जो पावर जनरेशन प्लांट है वो क्या है, क्वालिफाइंग एसिड। अब क्योंकि क्वालिफाइंग एसिड बताएंगे तो इसके पर इंटरेस्ट कैपिटलाइज करेंगे ना। बोरोइंग कॉस्ट जो कि इंटरेस्ट को कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिकली for qualifying acid charge to या capitalize borrowing cost specifically for qualifying acid capitalized net of temporary investment income। कि बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए आई है, हम उसको कैपिटलाइज कर देंगे, लेकिन कैपिटलाइज किस तरह करेंगे, नेट ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्ट। बात समझ लग गई ना जो हम लिखना चाह रहे हैं। तीसरे नंबर पर बताएंगे कि जो सस्पेंशन पीरियड का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम आई है वो हमने चार्ज करनी है प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनकम of suspension period not part of capitalization these will be charged टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, और जो इंटरेस्ट आएगा वो हमने किसको चार्ज कर देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खत्म। उसने जो गलतियां की है उसने क्या किया, सारे के सारी इन्वेस्टमेंट इनकम भी और इंटरेस्ट भी कहां चार्ज कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने लिख दिया कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चार्ज नहीं होना था, कैपिटलाइज होना था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज क्या होना था, सस्पेंशन की। और इसमें हम ये भी नहीं कहेंगे कि जी एसेट कंप्लीट होने तक, उसकी वजह क्योंकि एसेट अगले साल जाकर कंप्लीट हो। हमने सिर्फ 2020 की बातें बता दी, खत्म हो गया सवाल। इसके अलावा भी बातें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन अगर ओवरऑल देखें तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन था ये पेपर। ये टोटल 3 पार्ट्स 16 नंबर का सवाल था और एक सिग्निफिकेंट पार्ट है, अगर हर दफा पेपर में आ रहा है। और आप देखेंगे जितने भी सवाल अभी हम करने लगे हैं हमने पकड़ा ही मेजर पोर्शन को है, यानी कैश फ्लो डेली बाय बेस पे पढ़ रहे हैं और नॉन करंट एसेट्स पढ़ रहे हैं। अब अभी तो ये दूसरा पेपर है, जब 4 से 5 पेपर करेंगे तो फिर आप देखेंगे अपना कॉन्फिडेंस का लेवल भी, और फिर देखिए यही सवाल कि कोई कैश फ्लो में आ जाएगा, कोई IAS 16 में आ जाएगा। चले जनाब, ये 2021 का जो काम था वो हमने करने वाला कल वो हो गया। इसके MCQs आप साथ साथ करते जाएं, बाद में मैं आपको MCQs का वो एक ही दिन या 2 दिन लगाएंगे, वो सारे MCQs एक दफा सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो उसके फिर हम MCQ डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ऑटम 2020 के मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 3, चार बल्कि थे क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन बड़े बड़े कर लेता हूं ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत काम रह भी जाए और पहले आप थक जाओ
तो कोई परेशानी नहीं होगी। चले जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 निकालें। कैश नमाज से पहले एक छोटा क्वेश्चन का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये पूछा था कि जो फेब का इंटरेस्ट कैपिटल होगा ना उसका बोरिंग कॉस्ट का? नहीं सर ये अच्छा पॉइंट है। वैसे प्रैक्टिकल सवाल में आ सकता है, प्रैक्टिकल सवाल में आ सकता है। जैसे आपने कहा, यहां पर देखें, 1 फेब को वो कहता है कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट कब की है? 1 जनवरी को। कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया है? 1 जनवरी को। सॉरी, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस थ्रू लोन एक्वायर्ड स्पेसिफिकली और 1 जनवरी, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है 1 फेब को। ये देख लें, आप लोग भी सारे देख लें, ये एक अच्छा पॉइंट है। सवाल ये है कि स्पेसिफिक, मैं 2-3 सिचुएशन बता देता हूं आपको। स्पेसिफिक लोन लिया है आपने 1/1/2020 को, सपोज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है आपने 1/2/2020 को। अब सवाल ये है कि हम जो 1 महीना पहले स्पेसिफिक लोन ले लिया है और कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट की है, तो क्या जो पहले महीने का इंटरेस्ट है क्या कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं? कॉमन सेंस क्या कहती है? अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो हम पहले बिल्डिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ये जो 1 मंथ है, इसका जो इंटरेस्ट आएगा ना वो कैपिटलाइज होगा, ना इसकी जो इन्वेस्टमेंट इनकम होगी ना वो नेट होगी। ये इस महीने का इंटरेस्ट भी और इस महीने की इनकम भी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि हम 1 जनवरी को स्टार्ट, 1 फेब को स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे उस दिन से कैपिटलाइज होना स्टार्ट हो जाए। दूसरी सिचुएशन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई 1/1/20 को, लोन हमें मिला 1/2/2020 को। बताओ स्पेसिफिक लोन कब से कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे? कंस्ट्रक्शन 1 जनवरी को स्टार्ट हुई है और लोन अभी तो इंटरेस्ट आया ही नहीं, तो कैपिटलाइज कहां से होगा? ठीक है, अगर आपने लोन पहले ले लिया उसका इंटरेस्ट आएगा, बट कहां पर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन पहले शुरू कर दिया है, लोन बाद में लिया, तो जिस दिन लोन लेना लिया उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक होगी बात? चलिए जनाब, ये सिचुएशन कभी कभी आई क्या परेशान करने के लिए दे देता है। हाँ जी, क्वेश्चन पे आए। कैश फ्लो का एक अच्छा सवाल है ये, और ये बैच 3 वालों ने क्वेश्चन किया हुआ है। हाँ जी, ये 17 मार्क्स से क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में जनाब। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। स्टूडेंट का मैसेज है कि जनाब बोरिंग कॉस्ट का लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। देखें, आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 1/1/2020 को, लोन मिला आपको 1 फेब 2020 को। तो ये कॉमन सेंस ही बात है कि लोन लेने के बाद हमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा। ठीक है, तो इसके बाद ही फिर कैपिटलाइज होना शुरू होगा ना। इसका मतलब